नमस्कार साथियों, आपका यूपी पीसीएस हिंदी माध्यम चैनल में स्वागत है। हम लोगों ने निबंध के 2 पार्ट डिस्कस कर लिए थे। आज मैं आप लोगों के बीच में ये तीसरा पार्ट लेकर आया हूँ। इसमें कुछ हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जानेंगे, जो अभी तक हमने समझा था कि निबंध कैसे लिखते हैं, एक बढ़िया निबंध क्या हो सकता है और आपको उसमें क्या-क्या चीज़ें कवर करनी चाहिए। और साथ में मैंने आपको एक क्यों दिया था, एक व्हाय दिया था। व्हाय का मतलब ये है कि आपका एग्जामिनर जो है, आपकी कॉपी क्यों पढ़े? जब उसके पास 1000 बच्चे वही निबंध लिख कर दे रहे हैं, तो आपके निबंध में ऐसा क्या खास बात है, जो उस निबंध को उसको पढ़ना चाहिए? तो आपको कुछ ऐसा लिखना होगा ना उसमें, ताकि आपके निबंध को वो पढ़े और एक बार मान लीजिए आपके निबंध को उसने पढ़ लिया, तो आपके मार्क्स जो है ना वो बढ़ जाएँगे। ये बात होती है। और जैसे 150 का पेपर है, तो अगर आप 80 प्लस हैं, तो आपके अच्छे मार्क्स रह जाएँगे। 80 से नीचे मार्क्स नहीं होना चाहिए, तो आपको तैयारी 80 प्लस की करनी चाहिए हमेशा। और प्रयास करना चाहिए कि आपके 80 प्लस मार्क्स आए, क्योंकि हिंदी माध्यम में निबंध एक ऐसा पोर्शन है जहाँ पर हिंदी माध्यम के लिए थोड़ा सरलता रहती है और ये यहाँ पर इंग्लिश मीडियम से थोड़ा सा आगे यहाँ पर नंबर अपने गेन कर सकते हैं। जैसा कि पेपर जो जीएस पेपर सेकंड होता है और जीएस पेपर थर्ड होता है। जीएस पेपर सेकंड और थर्ड में ऐसा माना जाता है कि थोड़ा-सा इंग्लिश मीडियम वालों को एज ज़्यादा होती है, वो थोड़ा एक्स्ट्रा मार्क्स ले लेते हैं इसमें। तो एक्स्ट्रा मार्क्स हम निबंध से कुछ ना कुछ कवर कर सकते हैं। तो हमको पता होना चाहिए कि हमारे कौन से मजबूत पोर्शन है, जहाँ पर हम इंग्लिश मीडियम पर थोड़ा-सा अच्छे मार्क्स ला सकें। तो उसी संबंध में मैंने आपसे 2 पार्ट चर्चा कर ली है निबंध पे और मैं कैसे लगभग 70% मार्क्स लेकर आ पाया था। तो उस पर मैं आपको बताऊँगा कि मेरी क्या रणनीति थी और एक निबंध भी देखेंगे जल संकट पर कैसे लिखते हैं निबंध और ये मैं प्रैक्टिस जब करता था तो मैंने ये निबंध लिखा हुआ था। जल संकट एक सब्जेक्ट है, उस पर आपके एक क्या कहते हैं उसपे टॉपिक पर तो आपको एक समझ में आ जाएगा कि आपदा की जो चीज़ें हैं उसको कैसे लिखना चाहिए, है ना? तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहले तो थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि इंट्रो पार्ट कैसे लिखते हैं। इंट्रो पार्ट के कई तरीके हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप कोई क्वेश्चन मार्क वाले चीज़ों से सवाल शुरुआत कर सकते हैं, कोई कहानी से शुरुआत कर सकते हैं, किसी कविता से शुरुआत कर सकते हैं और कभी मैंने आपको ये बोला था कि आप कोई काल्पनिक कहानी शुरुआत कर सकते हैं या फिर आप किसी न्यूज़ रिपोर्टर या न्यूज़ किसी भी प्रकार की चीज़ को आप लेकर शुरुआत कर सकते हैं ताकि इंटरेस्टिंग लगे थोड़ा-सा कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है, इस सब्जेक्ट में आप ऐसा क्या बताने वाले हैं या नई चीज़ ऐसी क्या बोलने वाले हैं, जो एग्ज़ामिनर को थोड़ा-सा अपनी ओर खींचे। तो इंट्रो पार्ट के बारे में इस पे चर्चा हो जाएगी, हम लोगों ने चर्चा की थी। मेन बॉडी के बारे में मैंने आपसे बोला था कि आपको जब 600 शब्दों का निबंध लिखना होता है, तो बहुत सदिकर लिखना होता है और मैंने आपसे बोला था कि करीब 10 से 15 मिनट आपको एक रफ बनाने में देना चाहिए कि हम आर्थिक चीज़ों में क्या बताने वाले हैं, सामाजिक चीज़ों में क्या बताने वाले हैं और साथ में पर्यावरण या अन्य जो चीज़ें हैं। मैंने बहुत सारे उसमें आपको सब्जेक्ट बताए थे, महिला बताई थी, बच्चे बताए थे और साथ में आपको बताया था राजनीतिक, संवैधानिक बहुत प्रकार के आपको मैंने टॉपिक दिए थे, जिसके संदर्भ दिए थे, जिसके इर्द-गिर्द आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं। तो आज के निबंध में उनके थोड़े-से जो एस्पेक्ट जो यहाँ यूज़ हो रहे हैं, उनको हम ज़रा देखेंगे और आप इससे बेहतर लिख सकते हैं। बिल्कुल, आप बेहतर लिख सकते हैं, आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है, तो आप इससे थोड़ा-सा हेल्प ले सकते हैं, इसलिए ये मैंने निबंध डाला था। तो आइए देखते हैं जल संकट पर निबंध पहले देख लेते हैं और फिर थोड़ा-सा बातचीत आगे करेंगे। कि जल संकट पर मैंने जब मैं तैयारी कर रहा था, तो मैंने इस पर एक प्रैक्टिस की थी जल संकट पर। तो देखिए मैंने जो पहला जो बात ली है, वो यहाँ पर ली है क्वेश्चन मार्क को लेकर और ये मैंने कहानी उठाई है एक पत्रिका से और आपको पता होगा कि 2 साल पहले जब चेन्नई में करीब डेढ़ साल 2 साल पहले चेन्नई में अचानक पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी, बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी, वहाँ पे बहुत सारे उद्योग धंधे बंद हो गए थे। यहाँ तक कि एक प्रकार का रोस्टर जारी हो गया था कि फला एम्प्लॉयी इस दिन आएँगे, फला एम्प्लॉयी इस दिन आएँगे या वो अपने साथ अपनी पानी की बोतल लाएँगे, कंपनी किसी प्रकार का पानी प्रोवाइड नहीं करेगी। शायद आपको पता हो ये कहानी, अगर नहीं पता है तो आप गूगल कर सकते हैं उसमें। तो उस पर एक पत्रिका पे बहुत अच्छा निबंध आया था जल संकट पर, तो वहाँ से मैंने ये ली थी। ये इंट्रो के लिए देखिए कितनी शानदार चीज़ है। आप यहाँ पढ़िए, ये क्वेश्चन मार्क लगाती है और मजबूर करती है कि एग्ज़ामिनर को कि वो पढ़े कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई थी। देखिए, अथाह और अपार जल निधि के स्वामी सागर के तट पर, ये केवल लिखने का एक तरीका है और कुछ नहीं। अथाह और अपार जल निधि के स्वामी
सागर के तट पर, आप जानते हैं कि सागर के तट के किनारे चेन्नई बसा हुआ है। चेन्नई शहर बूंद बूंद पानी को तरस रहा है। 9 लाख आबादी वाले देश के 5 विशालतम महानगरों में से चेन्नई में भूजल तथा झीलों के सभी स्रोत सूख चुके हैं। इस शहर के बच्चों के स्कूल बैग में किताबों से ज्यादा पानी की बोतलों का बोझ बढ़ गया है। ज्यादा देखिए, एक प्रकार की क्वेश्चन मार्क लगा रहा है ये। हमने बच्चों की बात कही, हमने कहीं ना कहीं बताया कि सागर है किनारे, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पानी नहीं है, और यहाँ का जो भूजल है और जो झीलें हैं वो पूरी तरीके से सूख चुकी हैं। अधिक पानी का उपयोग करने वाले व्यवसाय जो है वो बंद होने की कगार पर है। ये भी मैंने एक बात बता दी, आर्थिक चीजों को भी मैंने बता दी, और एक ओवरऑल चीजों को मैंने इंट्रो ग्रुप में यहाँ बताया। सरकारी और निजी संस्थानों के कर्मचारियों से अपना पीने का पानी अपने साथ लाने को कहा जा रहा है। ये देखिए, इसमें न्यूज रिपोर्टर और एक क्वेश्चन मार्क जैसी बात है कि अरे, चेन्नई में ऐसा क्या बदलाव हो गया अचानक। चेन्नई तो बहुत अच्छा शहर है, चेन्नई में बहुत लोग जाते हैं, कमाने के लिए जाते हैं और बहुत सारी आर्थिक गतिविधियों के लिए जाते हैं, लेकिन चेन्नई में अचानक ऐसा क्या हो रहा है। तो ये मैंने एक इंट्रो की शुरुआत की। तो इंट्रो आपका बहुत प्रभावशाली होता है। आप इंट्रो अगर बेहतरीन लिखते हैं तो निश्चित तौर पर एग्जामिनर आपकी कॉपी पढ़ेगा, वो देखेगा बिटवीन द लाइंस कि आप ऐसा क्या लिखने वाले हैं। इंट्रो तो वो पढ़ लेगा और आपका जो अंत है वो भी पढ़ लेगा, और बीच का जो आपका टॉपिक होता है, मेन बॉडी जिसको बोलते हैं, उसमें बिटवीन द लाइंस पढ़ेगा। बस उसको अच्छा लगना चाहिए। और अगर आप इस बात के लिए सफल हो जाते हैं कि अगर वो इतना काम कर लेता है, आपका इंट्रो पढ़ ले और आपका लास्ट पार्ट पढ़ ले और मेन बॉडी के कुछ लाइंस पढ़ ले, निश्चित तौर पर आपके जो मार्क्स हैं वो बढ़ जाएंगे। चलिए, तो ये मैंने इंट्रो पार्ट बता दिया। इंट्रो ज्यादा बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए क्योंकि हमें टॉपिक से रिलेटेड ही रहना है। तो जल संकट के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इसके बाद मैंने क्या लिखा था, ये तो मैंने आपको एक इंट्रो दे दिया। अब मेन बॉडी पे आते हैं। तो आपको याद रहना चाहिए, इंट्रो हमने जहां पर छोड़ा उसी से कनेक्टिंग लाइन जैसी एक लाइन होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने कनेक्टिंग लाइन का जो उपयोग किया है, जिससे जो नेक्स्ट पार्ट को जोड़ता है निबंध के, वो है जल संकट की ऐसी भयावह तस्वीर। तो आप यहाँ देखिए, तो मैंने क्या लिखा है, जल संकट की ऐसी भयावह तस्वीर। आप कल्पना कर सकते हैं इस चीज को। तब और भी चिंतनीय हो जाती है जब नीति आयोग ने अपने समग्र जल प्रबंधन सूचकांक, मैंने आपको बोला था इंडेक्स अगर आप डाल देते हैं तो एक कहीं ना कहीं ये बात प्रूफ हो जाती है कि आपने बहुत डीपली पढ़ाई की है और आप चीजों का उपयोग करना जानते हैं। भारत के 21 शहरों में भूजल स्तर के 2020 तक खत्म होने की बात, अब सवाल हमारे सामने यह खड़ा होता है कि आसानी से उपलब्ध रहने वाले जल की स्थिति में ऐसा नकारात्मक प्रभाव कैसे पड़े। तो ये देखिए, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर मैंने लगवा दिया है कि आखिर अब हमें चिंता करनी होगी कि इतना जो जल संकट हमारे सामने आ रहा है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसके मेन कारण क्या है, और फिर हम उसको कम कैसे करेंगे, और चीजों को इसमें जो चैलेंजेस है उसकी चैलेंजेस को हम कैसे अपने आप से निपटा सकते हैं। फिर इस लाइन को देखिए, लिखिए आगे, आखिर नीले ग्रह में ऐसा क्या होने लगा है। आप देखिए, कहीं ना कहीं भूगोल की जानकारी डाल सकते हैं कि नीला ग्रह जो पृथ्वी है में ऐसा क्या होने लगा कि पानी के नाम पर तीसरे विश्व युद्ध तक की चिंताएं जाहिर की जा रही हैं। देखिए, विश्व युद्ध तक की बात भी आपको मैंने डाल दी। देखिए, जनरली बच्चे करते क्या है कि जो और लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं शुरुआत करने हैं, तीसरा विश्व युद्ध लड़ा जाएगा जल संकट के लिए, ऐसी भयावह तस्वीर या इस प्रकार की चीजों से शुरुआत करते हैं। मैं आपको कंबाइंड बता रहा हूँ। मैंने यहाँ पर इंडेक्स भी बता दिया, मैंने यहाँ पर भूगोल की भी जानकारी दे दी, मैंने साथ में यहाँ बता दिया कि अंतर्राष्ट्रीय संकट क्या हो सकता है, और साथ में मैंने वर्तमान की एक न्यूज रिपोर्टिंग के माध्यम से चीजें मैंने बता दी। आगे देखते हैं, प्रकृति या मानव कौन जिम्मेदार है। अब इसमें हम जिम्मेदारी तय करते हैं कि प्रकृति जिम्मेदार है या मानव जिम्मेदार है। अब आगे इस बात को बढ़ाते हैं, है ना। आत्मनिर्भर होने से पहले ही हम सबको चिताया जाता है कि बजट बनाकर चलो। ये देखिए, बजट कहीं ना कहीं आर्थिक चीज को हमने डाल दिया है। हालांकि ये वो वाला आर्थिक नहीं है, लेकिन शब्द आर्थिक है मैंने इस्तेमाल किया। इससे शब्द क्या होते हैं ना, कि शब्द जो है अलग अलग हो जाते हैं। आपको पता हो जाता है कि हमने डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट पढ़े हैं, उनके डिफरेंट शब्दों का इस्तेमाल किया है, तो इससे आपको जो शब्दों का भंडार है वो भी बढ़ता है। दरअसल इस चेतावनी के पीछे प्रबंधन की प्रवृत्ति का विकास करना होता है, परंतु मानव ऐसा करने में असफल ही दिखाई दिया। तो इस प्रकार की चीजों को हमने यहाँ पर कवर करने का प्रयास किया कि हम चीजों को जरा देख लेते हैं और किस प्रकार से चीजों का निर्धारण करते हैं। आगे देखते हैं। और यहाँ देखिए, मैंने ब्रैकेट में, आप ब्रैकेट भी आप इस्तेमाल करें बीच बीच में, तो ये बिटवीन द लाइंस हो जाता है कहीं ना कहीं। और थोड़ा सा आप अगर इसको अगर समय हो आपको मिल जाए वहां पर, तो आप इसको थोड़ा सा डार्क भी लिख सकते हैं, ब्लैक पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको 6 से 7 पेज लिखना होता है, आपको उतना स्पेस दिया रहेगा 7 से लेकर 8 पेज तक, तो आपको समय भी पर्याप्त मिल जाता है निबंध में। तो बस आपको स्पीड रखनी है और थोड़ा सा जो लिखने का आपका तरीका हो उसमें शब्दों का
काफी मिश्रण होना चाहिए। और साथ साथ में एक जो चीज है, आपकी जो राइटिंग होनी चाहिए वो कम से कम पढ़ने लायक हो। अगर पढ़ने लायक नहीं होगी तो निबंध वैसे भी आपका एग्जामिनर आपकी बुक, आपकी जो लिखी हुई चीज है उसको पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। तो पहले तो हमारा काम हमारा ये होना चाहिए कि हम ऐसा क्या लिखें कि एग्जामिनर जो है वो पढ़ाई करें। तो ये देखिए ब्रैकेट लगाकर मैंने लिखा हुआ है, पहले समय में जहाँ पानी होता था लोग वहीं बसते थे। क्या मतलब, ये आप लाइन, इस लाइन को आप अपने में कॉपी भी कर सकते हैं। आप शुरुआत में इंट्रो में भी इसकी बात कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ये जो निबंध होता है ना, वो सब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव नहीं होता। मतलब इसका एक आंसर नहीं हो सकता, इसका हर व्यक्ति अलग अलग आंसर लिख सकता है। कुछ लोग संस्कृत से इस्तेमाल करते हैं, कोई इंग्लिश से भी लिख सकता है, शुरुआत कर सकता है, कोई हिंदी से इस्तेमाल कर सकता है, या कोई अगर थोड़ा बहुत आपको अच्छी लाइन कहीं मिल जाए, उर्दू में मिल जाए, या कहीं पर आपको बहुत सारे स्रोत हैं, आप वहां से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है, ये सब्जेक्टिव है ना, ये सब कोई अपने अपने हिसाब से उपयोग कर सकता है। पहले समय में जहाँ पानी होता था लोग वहीं बसते थे, लेकिन अब इसके विपरीत जहाँ हम बसते हैं वहां पानी ले जाना चाहते हैं। कितनी बेहतरीन लाइन है। आप इसको ब्रैकेट जरूर करिएगा जब भी आप इस्तेमाल करिएगा कि जल संकट पे हम लिख रहे हैं, और आपको एक तरीके से आइडिया भी मिल जाएगा कि किस प्रकार से हमने आपदा पे लिखना चाहिए। तो ये हमने इंट्रो है, अब इंट्रो से हम धीरे धीरे मेन बॉडी पे चल रहे हैं। तो हमने जो चिंताएं इंट्रो में बताई थी, ये इंट्रो पे 7 लाइनें कहा जा रहा है। फिर इंट्रो के बाद हमने धीरे धीरे बताया कि प्रकृति या मानव कौन जिम्मेदार है। और आपको एक चीज और भी याद रखनी है कि 7-8 लाइन हो जाए तो आपको निश्चित तौर पर एक पैराग्राफ चेंज कर देना है। लेकिन पैराग्राफ ऐसा नहीं हो कि लगे कि वो जबरदस्ती बनाया गया है, वो लगना चाहिए पीछे वाली लाइन से कनेक्टिंग है और कुछ नई बात आप इसमें डालना चाह रहे हैं। अब देखिए, मेन बॉडी में मैंने पहला बिंदु लिया आर्थिक विकास। ठीक है, तो आर्थिक विकास के इस मॉडल ने जल संसाधन पर अतिरिक्त दबाव डाल दिया है। परिणाम स्वरूप आसानी से उपलब्ध जो जल था, अब मुश्किलों के बाद भी सभी को उपलब्ध नहीं है। तो अब मैं आर्थिक कारण की बातचीत करूंगा, ठीक है ना। आर्थिक, अब ये नहीं कि केवल हर चीज में आर्थिक आर्थिक डालेंगे। तो आर्थिक में मैंने यहाँ पर कई प्रकार के बिंदु लिए हैं। एक आर्थिक लिया है जीवन की गुणवत्ता। तो अब जीवन की गुणवत्ता के लिए यहाँ पर बात करते हैं। जीवन की गुणवत्ता का पैमाना ऐसा निर्धारित है, लोग ने खत्म होने वाली वस्तुओं की इच्छाओं के पीछे भागे जा रहे हैं। प्रत्येक घर में शावर हो, फ्लश वाला टॉयलेट हो, तेजी से पानी फेंकने वाले नल हो, सभी हमारी इस गुणवत्ता के पैमाने हैं। और इसी के कारण पानी की बर्बादी शुरू होती है। हमें जीवन गुणवत्ता के इस पैमाने को बदलना होगा। आप जानते हैं कि एक नया पैमाना हो गया है कि हर जगह फ्लश लगने लगा है, शावर का इस्तेमाल होने लगा है। जहाँ मतलब आप गांव में जाएंगे तो 1 या 2 बाल्टी से आदमी नहा लेता था। अब वहां पर आप देखें तो टंकी उसको कम पड़ जाती है ना। उससे आप देखेंगे अगर उसको हाथ धुलना है तो फ्लश इस्तेमाल करता है, और टैब इस्तेमाल करता है, तो टैब से बहुत पानी निकलता है। हालांकि अब थोड़ा सा टेक्नोलॉजी उसमें भी आ रही है कि आपको 10 सेकंड या 15 सेकंड के लिए वो चलेगा, लेकिन बहुत पानी उसमें निकल जाता है। जहां हम केवल एक मग में काम चला लेते थे, अब वहां पर बहुत पानी का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो जब आप ये देखेंगे, ये आपको लग सकता है कि एक व्यक्ति ऐसा करेगा तो क्या होगा। आप सोचिए कि आपके शहर में 8 लाख 10 लाख लोग रह रहे हैं। अगर 10 लाख लोग में 4 लाख लोग भी ऐसा कर रहे हैं, और 2 लाख लोग भी अगर ऐसा कर रहे हैं, तो सोचिए कितना पानी हम लोग अनावश्यक रूप से बर्बाद कर रहे हैं। ये वो वाला पानी है जो शुद्ध है। जहाँ एक और मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए पानी नहीं है, वहां पर दूसरी ओर केवल हम हाथ धुलने के लिए और विभिन्न प्रकार की चीज आप देखेंगे टेक्नोलॉजी में जो नई नई टेक्नोलॉजी आ गई उसको इस्तेमाल करने के पश्चात तो बहुत पानी की जो है वो बर्बादी हो जाती है। तो ये जीवन की गुणवत्ता का जो पैमाना है इसको हमें चेंज करना होगा। तो पहला मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि जीवन की गुणवत्ता इसका एक बहुत बड़ा कारण है, तो इसको चेंज करने की आवश्यकता है। तो देखिए यहाँ मैंने सॉल्यूशन ही बता दिया है, सॉल्यूशन 2 लाइन में बताया है, लेकिन पहले मैंने चिंताओं को बता दिया है कि कारण क्या है, जीवन की गुणवत्ता इसके पीछे क्यों जिम्मेदार है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए औद्योगिकरण, आर्थिक में ही चल रहे हैं, लेकिन आर्थिक में मैंने कई विभिन्न एस्पेक्ट ले लिए। इसमें औद्योगिकरण, शहरीकरण और बढ़ती आबादी के कारण हम हैं। इसके साथ भारत जैसे धार्मिक देश में धार्मिक गतिविधियों को करने वाले भी हम हैं। देखिए धर्म को भी मैंने ला दिया बीच में। धार्मिक गतिविधियां जल प्रदूषित करते हैं, तो फिर प्रकृति को दोष देने का कोई कारण ही नहीं बनता बचता है। भारत में नदियों को माँ का दर्जा प्राप्त है, लेकिन उनकी हालत देखकर लगता है कि बेटों ने उन्हें भुला दिया है। ये वाली लाइन देखिए, ये किसी पत्रिका से मैंने ली थी, मुझे लाइन बड़ी अच्छी लगी थी और उसका मैंने यहाँ उपयोग कर लिया था ना। ये इस प्रकार से आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको अपना खुद दिमाग लगाना है, क्योंकि मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ एक बार कि निबंध सब्जेक्टिव पोर्शन होता है।
इसमें कोई आपको सिखा नहीं सकता है, बस आपको 2-4 निबंध आप लिख लीजिए, ये एक मॉडल के रूप में ले लीजिए और आप लिखने का जब प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके दिमाग के अंदर कई प्रकार से सवाल, कई प्रकार के आपको जो है वाक्य बनाने के लिए अंदर से आवाजें आएंगी कि नहीं, इसको अगर इस तरीके से लिखते तो कितना बेहतर होगा। सबका अपना अपना तरीका होता है। आपने बहुत लंबे समय से पढ़ा है, निबंध कुछ और नहीं है। निबंध आपने आज तक जो भी पढ़ा है उसका आप कितना बेहतर शब्दों में इस्तेमाल कर सकते हैं और वो आपस में कैसे एक दूसरे से कनेक्टिंग लग सकते हैं, बस वही है निबंध। तो ये आपको यहाँ पर लिखना होगा। इसलिए आवश्यकता है कि हम इन सभी गतिविधियों पर नियंत्रण करें। देखिए, मैंने सॉल्यूशन ही बता दिया है कहीं ना कहीं। यहाँ पर सॉल्यूशन के साथ चल रहे हैं, ऊपर पीछे कारण बता रहे हैं और ये क्यों इसके पीछे क्यों जिम्मेदार है उसको मैंने बताया। तो उसके बाद उस पर नियंत्रण कैसे करें इस पर भी हमने एक चर्चा कर ली है। अब देखिए, अब मैं आगे जो लाइन मैंने पैराग्राफ चेंज किया है तो यहाँ पर मैं गाँव की बात बताऊंगा। गाँव में क्या अच्छी चीजें थी, फिर उसके बाद गाँव में भी क्या चेंजमेंट हो रहा है उस चीज को बताते हुए फिर हम आगे देखेंगे। तो गांव जो प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर उपयोग हेतु जाने जाते थे। आप देखते होंगे गांव में मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल होते थे, ऐसी कोई भी चीज नहीं थी। पॉलीथीन का इस्तेमाल तो वहां होता ही नहीं था, लोग झोले का इस्तेमाल करते थे। या आपने सीधे आप देखते होंगे एक बड़ी डलिया, अगर आपने देखी होगी गांव तरफ जाएंगे तो बड़े बड़ी डलियों में वो सामान ले जाते थे, घर घर सामान मिल जाता था। इस प्रकार की पूरी व्यवस्था होती थी, तो इससे बर्बादी कम होती थी और ज्यादातर प्रकृति से बनी हुई चीजों का ही इस्तेमाल होता था। आप दोनों का इस्तेमाल देख सकते हैं गाँव में। तो कुल मिलाकर पॉलीथीन नहीं थी वहाँ पर। लेकिन अब आप जाएँगे तो आपको मैगी भी मिलेगी, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। धीरे-धीरे गाँव में बाज़ारवाद ने प्रवेश करना चालू कर दिया है। वही मैंने बताया कि गाँव में अब बाज़ारवाद ने प्रवेश करना चालू कर दिया है। किस प्रकार से वहाँ भी समस्याएँ बढ़ रही हैं। अपने प्रभाव में ले लिया है, तभी शायद किसान जितना जल फसल हेतु चाहिए उससे भी अधिक धरती से पानी चूस रहे हैं। आपको पता होगा कि किस प्रकार से धरती से जल किसान निकालते हैं। और आपको मैंने बताया भी था ज्योग्राफी में कि पंजाब हरियाणा तरफ तो इतना पानी सींचा जाता है, इतना ज्यादा जल सींचा जाता है, जो मिट्टी है वो क्षारीय प्रकृति की हो गई है। उसमें जिप्सम का प्रयोग करना पड़ता है तभी उसकी क्षारीयता जाती है। तो मतलब ये इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? हम मनुष्य ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमारी महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई है, हमको बहुत जल्दी सब कुछ चाहिए। तो हम इस प्रकार की चीजों को भूलते जा रहे हैं कि हम लोग उपयोग और उसका वापस किस प्रकार से रिसाइकिल होता है उस चीज पर हम ध्यान दे ही नहीं रहे हैं। अगर हम एक बाल्टी सींचते हैं तो 10 बाल्टी उससे निकालते हैं। इस प्रकार की नीति हमारी हो गई है। और इसमें मैंने रिपोर्ट भी डाल दी। रिपोर्ट बताती है लगभग 89% भूमिगत जल दोहन कृषि क्षेत्र में है। आप जानते हैं सबसे ज्यादा जो जल दोहन होता है वो कृषि क्षेत्र में ही होता है। लोग ट्यूबवेल का इस्तेमाल कर रहे हैं और नहरों का उपयोग किया जा रहा है बराबर। आप देखेंगे ट्यूबवेल पंजाब हरियाणा तरफ तो वहां पर नहरों का विकास है। आप पश्चिम यूपी तरफ जाएंगे तो वहाँ ट्यूबवेल बहुत है। आप बुंदेलखंड तरफ जाएंगे तो वहां भी ट्यूबवेल का इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले जहाँ 50 फीट पर पानी आता था, अब वो 100 फीट से भी ज्यादा गहराई करने पर भी नहीं आता है। तो आपको समझना होगा कि हम जल को किस प्रकार से उपयोग कर रहे हैं। और ये उपयोग करने का जो हमारा तरीका है वो किसी भी तरीके से वाइबल नहीं है। निश्चित तौर पर ये जल संकट की एक बहुत बड़ी समस्या है। और एक बात, जल संकट से सबसे ज्यादा जूझने वाला जो वर्ग होता है वो वल्नरेबल ग्रुप होगा, जो निचले तबके का आदमी होगा वही होगा। यहाँ पर देखिए आगे, हमें जल बचाना है। ये मैं अब बचाव का कारण भी इसमें साथ ही बता रहा हूँ। हमें जल बचाना है तो इसे भी बदलना होगा। कार्बनिक कृषि, जलवायु अनुरूप फसलें उगानी होंगी। टपकन सिंचाई, स्प्रिंकल सिंचाई के द्वारा जल बर्बादी को रोकना होगा। अब देखिए, अभी हाल में आप जब चीजों को पढ़ते होंगे मेंस आंसर राइटिंग के लिए, तो आपने देखा होगा कि कई प्रकार की रिपोर्टें ऐसा बताती हैं कि जहाँ पंजाब जैसे क्षेत्र में जहाँ पर चावल हो सकता है, लेकिन अब चावलों की प्रकृति सूखे क्षेत्रों में भी बढ़ा रही है। वहां पर भी जहाँ पर मोटे अनाज होते थे, मोटे अनाजों का उपयोग न करके वो गन्ने लगा रहे हैं। गन्ना बहुत पानी मांगता है, सब पानी। इतना पानी अगर आप जैसे बुंदेलखंड जैसे क्षेत्रों में अगर आप गन्ने लगाएंगे, निश्चित तौर पर हो सकता है आपका तत्कालिक फायदा हो जाए, लेकिन दीर्घ काल में वो जो जमीन है ना वो बंजर हो जाएगी। पहले पानी जो ऊपरी सतह पे मिलता था वो निचली सतह पर जाता जाएगा। धीरे धीरे वहां से पानी के स्रोत पर्याप्त मात्रा में सूख जाएंगे और हम दीर्घ काल में उस भूमि को बंजर कर देंगे। एक बड़ी समस्या है। आप देखिए, धान में इतना पानी लगता है, सूखे क्षेत्रों में पानी जहाँ इतना कम है वहां धान को नहीं उगाना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं बाजार में धान की इतनी डिमांड है, इतना अच्छा पैसा मिलता है, तो उसकी वजह से
किसान उसकी ओर भाग रहे हैं और वो अपना दीर्घकालिक हित नहीं देख पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं सरकार भी उनको समझाने में असफल हो रही है कि अपना दीर्घकालिक जो हित है वो आप किस प्रकार से देखें। तो ये सब चीजें चलती रहती हैं और ये एक बड़ा जल संकट का कारण होती है। और हर साल हम देखते हैं कि मार्च, अप्रैल, मई के समय में, मई जून के आसपास इतना पानी का संकट हो जाता है, इतना पानी संकट हो जाता है कि नदियां जो है वो नालों में बदल जाती हैं। वो इतना छोटा आकार हो जाता है कि कहीं कहीं तो पूरी तरीके से सूख जाती हैं। बरसाती नदियां तो फिर इंतजार करती हैं जब वर्षा आएगी तो फिर हम उसमें पानी लेकर जाएंगे। आगे देखिए, कोई भी अभियान, अब ये कि अब मैं आगे अब समापन की ओर चल रहा हूँ। मैंने 4 पॉइंट 5 पॉइंट ले लिए, करीब ये आपके 600 शब्द हो जाएंगे आप जब लिखेंगे। तो अब हम धीरे धीरे अब समापन की ओर बढ़ रहे हैं। तो आपको ये नहीं कि कविताओं का उपयोग नहीं करना है, आपको जो अच्छी लाइनें लिखें उसका उपयोग करना है, लेकिन बहुत ज्यादा उपयोग करने से बचना चाहिए। कोई भी अभियान बिना जन सहयोग के सफलता से नहीं जन सहयोग के सफलता नहीं पा सकता। इसलिए जनता को जागरूक करना होगा ताकि जल प्रबंधन के उस उद्देश्य को जल क्रांति अभियान का नाम दिया जा सके। आपको पता होगा जल क्रांति अभियान सरकार चला रही है, तो बस उसमें मैंने ये 2 लाइनें और एक्स्ट्रा की हैं। बस आपको लिखना का तरीका पता होना चाहिए। तरीका सलीका ही जो है वो आपके अंतोगत्वा एक अच्छा निबंध लिखने के लिए का आपके लिए प्रयास का अच्छे नंबर आपके निबंध में आए, इसके लिए एक बेहतरीन तरीका हो सकता है। ये देखिए, मैंने आपको भी पता होगा, आप भी इस्तेमाल करते होंगे, जल ही जीवन है, यह है सबको समझाना, इसकी बूंद बूंद की रक्षा कर जल को है बचाना। ये लाइन आपको किताबों में नहीं मिलेगी। आपको मैं सही बताऊं, ये मैंने किताबों से नहीं, ये आप जो सिंचाई विभाग है, आप कभी अपने आसपास जाइए जहाँ सिंचाई विभाग है, जहाँ पर वन विभाग है और या फिर नगर पालिका है, तहसील है, वहां पर आपको दीवालों में कई प्रकार की लाइनें ऐसी देखने को मिलेंगी। आप कहीं ना कहीं इन लाइनों का इस्तेमाल करेंगे ना तो ये लगता है कि आपने जमीन से जुड़ी हुई कोई चीज लिखी है। किताबों में अक्सर आदर्श लिखा होता है ना। तो आपको जमीन से जुड़ी हुई चीजें, आप जब जाएंगे, गच्छ धरा का दूषण है, करता दूर प्रदूषण है, इस प्रकार की आपकी लाइन खूब पढ़ी होगी, लेकिन आपने कभी उसका इस्तेमाल नहीं किया होगा। मैं आपको प्रेरित करता हूँ कि आप उनका इस्तेमाल करना सीखिए। तो कहीं ना कहीं आपको आसपास भी दिखाई देगा, तो आप चलते फिरते अपनी तैयारी को आप उसमें इंक्रीमेंट कर सकते हैं, अपने नंबरों को बढ़ा सकते हैं। यहाँ देखिए, आप अंत की ओर हम लोग चल रहे हैं धीरे धीरे, तो उसका समापन भी हमारा ठीक होना चाहिए। जल विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि जल को संरक्षित करना है तो इसे उसी स्थान पर संरक्षित करना होगा जहां वर्षा के रूप में बूंदें गिरती हैं। मैंने आपको बता दिया है, ये वर्षा खेती की बात कर रहा है, रेन हार्वेस्टिंग की बात कर रहा है। रेन हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कि जहां बरसात हो रही है वहीं पर उसको सिंचित कर लिया जाए। इसलिए आपने देखा होगा कई प्रकार की जो छतें हैं, छतों में आप रेन हार्वेस्टिंग के प्लांट लगाए जा रहे हैं। और वहीं पे आपने देखा होगा तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ पर प्रत्येक घर में अनिवार्य रूप से रेन हार्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट है। क्योंकि तमिलनाडु क्षेत्र में पठारी क्षेत्र है, तो वहां पर जल जमीन में इतना नहीं है, तो वो आपको अगर इस्तेमाल करना है तो रेन हार्वेस्टिंग का उपयोग करना होगा। उन्होंने इसको मैंडेटरी बनाया हुआ है। तो हम ऐसा करने में सफल होते हैं तो रेन हार्वेस्टिंग को भी सफल बनाकर, तो कहीं ना कहीं अब सरकार की योजनाएं भी मैंने आपको बता दी। एक अभियान मैंने जल क्रांति अभियान बता दिया, रेन हार्वेस्टिंग बता दी। हमें उन प्राचीन परंपराओं को भी अपनाना होगा जिससे पानी की सुरक्षा प्राथमिक उद्देश्य था। जैसे हड़प्पा काल के धौलावीरा शहर की जल व्यवस्थाएं, ये देखिए मैंने इतिहास का पॉइंट उठा दिया है यहाँ पर। तो मैंने बताया ना, यहाँ पर इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और अंतरराष्ट्रीय मुद्दे सब उठाकर आपको बात करनी है। वह उदाहरण देती है, यदि पानी को पाना है तो पानी के इन्हीं प्राचीन संरक्षणवादी परंपराएं पुनर्जीवित करनी होगी। आपने बावली का इस्तेमाल देखा होगा, बावली जो होती है, राजस्थान में बावली बनाई जाती है ताकि पानी का संरक्षण किया जा सके। तो अभी आपको मैं निबंध पढ़ा रहा हूँ, तो वो आपको लग रहा होगा अरे कितनी अच्छी तरीके से लिख दिया गया है। और कहीं ये मैंने लिखा है, इसमें जो कुछ कुछ लाइनें हैं जो बीच में आपको लग रही होगी बनावटी टाइप की, वो मैंने पत्रिकाओं से ली है। मुझे कुछ लाइन पत्रिकाओं में अच्छी लग गई, वो मैंने उठा ली, उसको लिख लिया एक जगह डायरी में। उसका इस्तेमाल कभी मैं कर सकता हूँ, इस उद्देश्य से मैंने लिख लिया। और इनका प्रयोग ना हम लोग अपने GS1 और GS4 इन सब में कर सकते हैं, GS2 थर्ड फोर्थ। ये अच्छी लाइनें होती है। कभी कभी आपको मालूम है आंसर नहीं आता होगा, आप इन लाइनों को लिखेंगे ना तो अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। क्योंकि एग्जामिनर को लाइनें बस अच्छी लग जाए, उनको लगा कि कुछ नया बताने का इसने प्रयास किया है। सब लोग वही लिख रहे हैं लेकिन इसने कुछ नया बताने का प्रयास किया, लेकिन उसको क्या पता कि आपको वो चीज आती नहीं थी ज्यादा, बस आपने शब्दों में हेर फेर करने की कोशिश की है।
बस यही स्मार्टनेस होती है, ऐसे ही नंबर थोड़ा सा गेन हो जाते हैं। तो आगे देखते हैं, आगे क्या है, मैंने ये लिखा हुआ है, प्रकृति को आपका जो पानी है वो बार बार इशारा करता है कि मेरे उपयोग के साथ मेरे संरक्षण की भी चिंता करो। कोई भी पानी, चाहे वह हिमखंडों में हो या फिर नदी, कुओं और तालाब में, सभी को बचाना होगा। याद रहे, शरीर का 70% भाग, ये देखिए विज्ञान डाल दी मैंने, ये विज्ञान का पोर्शन, तो विज्ञान भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो आपके ऊपर है, आपको ऐसा नहीं है कि ये मैंने कोई नया शब्द डाला है, आपने भी पढ़ा होगा 70% भाग हमारा जो है शरीर का, तो पानी से बना हुआ है, लेकिन बस मैंने इस्तेमाल किया है यहाँ। तो इस प्रकार से आप डिफरेंट चीजों का इस्तेमाल करेंगे ना, तो शब्दों में जो मिश्रण है वो देखने को मिलता है, वाक्यों में मिश्रण है वो देखने को मिलता है। यदि हम पानी को नहीं बचा पाए तो हमारा जीवन शायद ही बचेगा। और ये तो आपने लाइन सुनी होगी, जल है तो कल है। तो यहाँ पर आप समाप्त कर सकते हैं। और इसके बाद देखिए, ये मैंने कुछ और लाइनें लिखी थी, ये मैंने कहीं किसी पत्रिका से नोट किया था। तो अगर मुझे यहाँ पर ये निबंध कंप्लीट लगता था, लेकिन उसके बावजूद भी अगर मुझे लगता है कि ये लाइन इसमें जोड़नी होती, तो मैं इस लाइन यहाँ पर, जल है तो कल है, और ये प्रकृति का पानी बार बार जो कहता है, इसके अतिरिक्त ऊपर इसके और इसके बीच में हम इस लाइनों को जोड़ सकते थे। तो भारत सरकार ने, सरकारें इस तरीके से इसमें लिखते हैं कि भारत सरकार भी जल संकट की समस्या को कम करने के लिए नदी जोड़ो परियोजना, नमामि गंगे प्रोजेक्ट, हरित भारत मिशन, जल शक्ति अभियान चला रही है। और सारे राज्यों से मिलकर एक इन जो मिशन है, जो अभियान है, उनको प्रामाणिक रूप से उसका रिजल्ट पाने के लिए, आप समझ सकते हैं, उसका प्रतिफल पाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। और कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक किया जा रहा है हर वक्त। आपको अगर याद आ जाए कि हमारा जल दिवस कब मनाया जाता है, आप उसकी भी बात भी कर सकते हैं, है ना। और आप जो भी मतलब जल दिवस की जैसे थीम होती हैं ढेर सारी ना, तो थीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर। हाल में ही भू जल संरक्षण नीति द्वारा जल उपयोग पर नियंत्रण करने के साथ जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया गया है, अलग से किया गया है, ताकि जल संरक्षण संबंधी सभी प्रयासों की दशा व दिशा को निर्धारित किया जा सके। और उसके बाद ये वाली लाइन जोड़ी जा सकती थी लास्ट में। तो ये हमने एक ओवरव्यू समझ लिया कि निबंध को कैसे लिखते हैं। ये करीब 700 शब्दों के आसपास है, 700 से 800। आपको निबंध भी ठीक लिखना है और अपनी शब्द सीमा के अंदर लिखना है। अगर शब्द सीमा आप यहाँ 1000 कर देंगे तो उससे आपको बेनिफिट बहुत नहीं होने वाला है, क्योंकि पेज आपको वहाँ 7 से 8 ही मिलेंगे। ठीक है, तो आप बेहतरीन लिखिए, 700 से 800 शब्दों में अपनी बात खत्म करिए, क्योंकि और भी 2 निबंध है 700 से 800 शब्दों में लिखना है। इस बात का आपको बहुत ही ध्यान रखना है। तो ये मैंने एक ओवरव्यू समझाया आपको, और बताने का प्रयास किया कि मैंने किस प्रकार से निबंध लिखा था। जैसे जल संकट पे मैंने लिख दिया, तो एक ओवरव्यू मिल गया कि आपदा पर मुझे इसी प्रकार की चीजों को लिखना है। जैसे मैंने आर्थिक बिंदु उठाए, भूगोल की बात कहीं ना कहीं की, इतिहास की कहीं ना कहीं बात की। अब ये नहीं कि इतिहास में मैं बहुत अंदर चला गया, केवल एक ऊपर ऊपर आवरण को छुआ मैंने, क्योंकि मुझे पता है कि 700 शब्दों में अगर इतिहास ही लिखूं तो इतिहास की पूरी बात 700 शब्दों में लिखी जा सकती है। लेकिन हमको ना डिफरेंट चीजें उसमें बतानी होती है कि हमको सब पता है। तो ये सब चीजें यहाँ पर मैंने एक आपको ओवरव्यू देने का प्रयास किया है। तो यही सब जो चीजें हैं, इन सब चीजों को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको मैं एक चीज और बता रहा था, जैसे ये आपदा है, आपदा पे मैंने चीजें आपको मैंने बताई कि इनको कैसे लिखते हैं, ये मैंने आपको बताया। और मैंने यहाँ पर मेन बॉडी में मैंने आर्थिक सब्जेक्ट लिया, जिसको मैंने थोड़ा गहनता से बताया। आर्थिक में मैंने कई सब्जेक्ट बांट दिए, जैसे मैंने बाजारवाद उठाया, ठीक है, गाँव में कैसे आर्थिक गतिविधि बढ़ रही है, और हमारे जीवन की गुणवत्ता में आर्थिक गतिविधि कैसी है। ये मैंने 3 टॉपिक इससे उठा लिए ना। फिर उसके बाद मैंने इतिहास का एक छोटा सा पोर्शन उठाया, आपको मैंने धौलावीरा का उदाहरण दिया, सॉल्यूशन। भूगोल की मैंने बात बताई, नीला ग्रह, ये मैंने इंट्रो में बात की। इस प्रकार की चीजों को हमने बताने का, मैंने एक ओवरव्यू देने का मेरा एक प्रयास था कि आपको समझ में आए कि ये बाजारवाद अब मैंने यहाँ कह दिया है ना, और औद्योगिकरण भी मैंने यहाँ बताया। तो देखिए, सब्जेक्ट हमारे अलग अलग हो गए। अब हम ये नहीं बता रहे हैं उसको कि हम सब चीजें आर्थिक पर ही लिखा है हमने,
बस हमने अलग अलग टॉपिक कर दिए। औद्योगिकरण कैसे जिम्मेदार है, क्या सॉल्यूशन हो सकता है, बाजारवाद कैसे जिम्मेदार है, क्या सॉल्यूशन हो सकता है, ये सब चीजें हमने देखने का इसमें प्रयास किया है। आप यहाँ देखें गांव कैसे जिम्मेदार है, जीवन की गुणवत्ता हमारी कैसे है। फिर उसके बाद कुछ हमने एग्जाम्पल का सहारा लिया, धौलावीरा। और आप देखेंगे तो हमने इंडेक्स का सहारा लिया, नीति आयोग की रिपोर्ट की बात की। और साथ में हमने चर्चा की कि जो हाल ही का जो करंट का टॉपिक है 1.5 साल पहले का, तो चेन्नई में कैसे जल संकट आ गया, चेन्नई का जल संकट, बैंगलोर का जल संकट, ये सब, ये जो है ना, ये इस प्रकार से चल रहा है। ये सब चीजें ऐसे बाढ़ में आप इस्तेमाल करते हैं, आर्थिक चीजें, इतिहास, भूगोल, कुछ भी आप पर्यावरण को भी इसमें जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार की चीजें आप जोड़ सकते हैं, क्योंकि निबंध जो है वो सब्जेक्टिव पोर्शन होता है। मैंने आपको केवल ओवरव्यू दिया है कि मैं कैसे लिखता था। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स और जोड़े जा सकते हैं। आप इसमें जल संरक्षण की बात करना चाहें तो आप आर्टिकल अनुच्छेद 48 की बात कर सकते हैं, क्योंकि पर्यावरण की बात करता है। आप अगर जल संकट की बात खत्म करना चाहते हैं तो आप पॉल्यूशन एक्ट की भी बात कर सकते हैं इसमें। ठीक है। और आप जल संरक्षण के साथ बात करना चाहते हैं तो एक नया नियम है कि जल जितना उपयोग किया जाएगा उस हिसाब से पैसा लिया जाएगा, अधिक जल उपयोग नहीं किया जाएगा। कुसुम योजना के बारे में बता सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, बस आपको पता होना चाहिए वो डिफरेंट क्यों होनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर रफ बना लिया था, औद्योगिकरण, बाजारवाद, गांव, जीवन की गुणवत्ता, तो मैं भटका नहीं। ये टॉपिक अलग रहा, ये इससे क्लैश नहीं हुआ, ये इससे क्लैश नहीं हुआ, ये इससे क्लैश नहीं हुआ। अगर आप एक रफ नहीं बनाएंगे पीछे कहीं रफ में, तो ये क्लैश हो जाएंगे। आप इधर भी औद्योगिकरण लिख देंगे, बाजारवाद जहाँ लिखना था उसमें भी औद्योगिकरण की कहीं ना कहीं बात कर देंगे, फिर गांव में भी इसी तरीके से बात कर देंगे। तो इससे क्या होता है कि जो आप बहुत अच्छा लिखने का प्रयास करते हैं तो कहीं ना कहीं कमजोर हो जाता है। तो ये ओवरऑल इनको था। और अभी और भी हम निबंध लिखेंगे। अभी निबंध की सीरीज चलेगी करीब 2-4 और निबंधों को देखेंगे, ताकि एक आपको ओवरव्यू पता चले। ये आज मैंने एक आपदा का टॉपिक लिया था, जल संकट। अब जल संकट कैसा भी जल संकट हो सकता है, भूजल का हो सकता है, बाढ़ का हो सकता है। तो इस प्रकार की चीजों को आपको बनाकर लिखना है। आप एक एक बार जरा सा टॉपिक लेकर उस पर निबंध लिख लें तो आपके लिए बेहतर होगा, आपको याद करने में बेहतर रहेगा। और आप एक बार लिख लेते हैं तो वहाँ समय बहुत कम लगता है, क्योंकि नई चीजें आपको याद नहीं करनी होती है। अगर आपको 2-3 टॉपिक भी आपको मिल गए वहां पर लिखने के लिए, तो आपको कम से कम इस पर तो दिमाग नहीं लगाना है कि बाजारवाद पे क्या लिखेंगे, जीवन की गुणवत्ता पे क्या लिखेंगे। जीवन की गुणवत्ता ऐसा कि सब जगह लिखा जा सकता है, औद्योगिकरण सब जगह आप लिख सकते हैं। और विभिन्न प्रकार के मैंने आपको आर्टिकल बता दिए, तो आर्टिकलों का इस्तेमाल आप कई जगह कर सकते हैं। तो ये था एक ओवरव्यू मेरा निबंध को लेकर। ये निबंध का तीसरा पार्ट था। हम लोगों ने यहाँ पर जल संकट को समझा और जाना कि निबंध की शुरुआत कैसे कर सकते हैं और एक बेहतर निबंध को कैसे लिखा जा सकता है। इस प्रकार की चीजों को हमने समझा। और आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। और अगर कोई आपको कंफ्यूजन होती है तो आप इसमें पूछ सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, उस पर भी आप निबंध से संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो आज इतना ही रखेंगे फिर। नमस्कार।